हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। आज हम इसका पॉलिटी का संविधान का 10th क्लास का 7 चैप्टर करने जा रहे हैं। लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र के परिणाम कौन कौन से हैं, लोकतंत्र में चुनौतियां कौन कौन से हैं, आपके सामने दे रखे हैं मैंने कंटेंट। इसमें हम लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत हम राजनीतिक दृष्टि की तरफ से, आर्थिक दृष्टि की तरफ से और सामाजिक दृष्टि की तरफ से जानेंगे कि लोकतंत्र में परिणाम कौन कौन से हैं और इसमें हम कौन कौन सी चुनौतियों को देखते हैं और सामना करते हैं। तो सीधा आपके सामने ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, आज हम जानेंगे लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉफुल गवर्नेंस। ठीक है, इसके बारे में लोकतंत्र से ऐसी सरकार बनती है जो जनता के लिए उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में आपके पहले बता चुका हूं, लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र सरकार का मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, या लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, वो सरकार जो लोगों की मांगों को, जरूरतों को, हर चीज को उनकी पूरा कर सके और एक विधानसभा हो या संसद हो, किसी में जाकर के उनकी मांगों जरूरतों को उठा सके, वही एक लोकतंत्र सरकार कहलाती है। ठीक है, और नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अलोकतंत्र सरकार के मुकाबले कोई लोकतंत्र सरकार कम कुशल होती है। ये सिर्फ सोच है हमारी। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र इज बेस्ट है। ठीक है, किसी भी अलोकतंत्र सरकार में आम सहमति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अहम फैसले लेने से देर नहीं लगती, वो जल्दी से ले लेते हैं। वो सोच विचार तो करते नहीं है। लोकतंत्र सरकार कौन कौन से देशों में, ये सर्च करो आप। ठीक है, और लोकतंत्र में आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ किस किस देश में लोकतंत्र सरकार है। ठीक है, पिछले चैप्टर में सभी चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने भाइयों को, अपने साथियों से। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र सरकार में आम सहमति बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अहम फैसला लेने में देर होती है। फैसला लेने में बेशक देर हो जाओ, पर लेकिन प्रॉपर जनता के हित में हो, जनता उससे रुष्ट ना हो, जनता उसके खिलाफ ना हो, ये सारी चीजें सोचने योग्य होती हैं। तभी जाकर के एक लोकतंत्र सरकार सोच विचार करके उन पर ऐसी चीजें लागू करती हैं। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि क्या लोकतांत्रिक सरकार का फैसला जनता को मंजूर होता है, क्या वे वैसे फैसले वास्तव में लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों से लिए गए हैं या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया है। ये सारी रिजल्ट होता है। आज के समय में सब कुछ आपके सामने होता है, खुला है सब कुछ। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है सभी तरीकों से। ये सभी से इंपॉर्टेंट है। अलोकतांत्रिक सरकार में तो कुछ नहीं है, सब बेहाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। इसलिए आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। ठीक है, अब आपको सर्च करना है कि लोकतांत्रिक सरकार किन किन देशों में प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। रूस और चीन को छोड़ दो, वो तो अपनी ही चलाते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें क्या हिस्सा है इसका, या क्या भाग है इसका, या अपने आप को कैसे दर्शाती है ये सारी चीजें। ये आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। अब तानाशाही, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये एक पुतला खड़ा किया है मैंने इमेज में। ठीक है, इसमें जो धनी लोग हैं वो तो बॉडी बिल्डर है, मतलब कि बहुत ज्यादा ताकतवर है अपने आप में, पैसे से, संपत्ति से, मतलब कि ठीक है, सब चीज से वो एक प्रकार से खुश हैं। लेकिन जो बीच जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस प्रकार से हैं, और बेचारे जो गरीब है, जिनको एक टाइम खाना मिलता है एक टाइम नहीं, उनकी हालत ऐसी है। तो इस प्रकार से दृश्य में मैंने दर्शाया है, इमेज में दर्शाया है आपको। ठीक है, ये 2006 से 2006 के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट है, आपके सामने कुल मिलाकर धनी व्यक्तियों का ही क्या कहते हैं, बोलबाला है। 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है, तानाशाही सरकार। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश हैं
जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं होता, नहीं तो फिर तो यही बन जाएंगे सब कुछ। इसके लिए अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कि जनसंख्या का, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताएं आदि, ये सभी महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलू को भी देखना पड़ेगा। केवल इन्हीं चीजों को देखोगे तो सभी गरीब से गरीब व्यक्ति इनके हाथ जोड़े चले जाएंगे और ये एक न मानेंगे किसी की। कौन है जो अमीर लोग हैं? दो, जो कुल कुल पैसे पर ही पड़ते हैं, ठीक है, अपनी पैसे की धौंस दिखाते हैं हर वक्त, ठीक है। इस दृष्टि से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है। सभी चीजें आपके सामने है, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, भूख, ये किसके लिए जरूरी है? एक गरीब के लिए सब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। असमानता और गरीबी में कमी, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीब और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, ठीक है। लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है, ठीक है। ये आपको देख रहे हो कितनी थेगड़ी लगी गरीबी की अवस्था है, ठीक है। एक गरीब की आवाज को छुपा दिया जाता है, ठीक है, उसकी आवाजों को सुना नहीं जाता कभी भी किसी प्रकार से भी। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, हार्मनी, सोशल डाइवर्सिटी, हर देश की सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है, ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हो सके। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना, मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं। अधिकतर लोकतंत्र देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका के अंतर्गत आप देखते होंगे बौद्धिज्म ज्यादा है वहां पर। नागरिकों को की गरिमा और आजादी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, लोकतंत्र ने नागरिकों की गरिमा और आजादी प्रदान की है। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, ठीक है, डोमिनेट किए गए हैं, लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों को भी लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था को ऊपर उठा पाए हैं और अपने हक को प्राप्त करते हैं। अपनी मांगों को पूरा करने में अपनी जोर लगाते हैं, आंदोलन करते हैं अच्छे तरीके से, एक बढ़िया संगठन को करके, ठीक है, ना कि दंगे जैसे करवाई जाती वो उसमें वो दंगे कभी भी एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकते। दंगे ही होते हैं, ठीक है। फिर तो उन पर पुलिस लाठी चार्ज ही करती है। महिलाओं की समानता, आज के समय में लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाए कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष पाई है। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं के समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तानाशाह देशों में आज महिलाओं का समान अधिकार नहीं है और बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर वोट देने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। जातिगत असमानता, कास्ट इनइक्वालिटी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कास्टिज्म, ठीक है। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाई बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफी कम ही है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं और अपनी आवाजों को उठाने लगे हैं। संसद तक उनकी पूछ है और संसद तक उनकी जगह दी गई है, जैसे कि मैं आपको प्रॉपर बताता आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, पर लेकिन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से एनालिसिस। चुनौती का मतलब, मीनिंग ऑफ चैलेंज क्या होता है? वैसी समस्या जो महत्वपूर्ण हो, जिसे पार पाया जा सके और जिसमें आगे बढ़ने के अवसर छुपे हों, चुनौती कहलाता है। जब हम किसी चुनौती को जीत लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चुनौती का मतलब है उस चुनौती को अपनाना जिसमें आपको टारगेट अचीव करने की क्षमता हो, ठीक है। उसी को ही चुनौती मान करके उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हो आप। लेकिन जो असंभव है फिर भी आप चुनौती मान रहे हो, फिर वो गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित कौन सी हैं? जैसे कि नंबर 1 है आधार तैयार करने की चुनौती, इसको मैं बताऊंगा क्या है। विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की जड़ें की मजबूत करना, ये तीनों चुनौतियों के बारे में बताऊंगा प्रॉपर। सबसे पहले है आधार तैयार करने की चुनौती। क्या था? चैलेंज ऑफ लेइंग द ग्राउंड वर्क जो होता है। अभी भी दुनिया के 25% हिस्से में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे हिस्सों में लोकतंत्र की चुनौती है
वहां आधार बनाने की। ऐसे देशों में अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, वहां में तानाशाही को हटाना होगा और सरकार पर सेना के नियंत्रण को दूर करना होगा। उसके बाद एक स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना करनी होगी जहां लोकतांत्रिक सरकारें हों। इसे समझने के लिए नेपाल का उदाहरण लिया जा सकता है। नेपाल में अभी हाल तक राजतंत्र का शासन हुआ करता था। लोगों के वर्षों में आंदोलन के फलस्वरूप नेपाल में लोकतंत्र ने राजतंत्र को स्थापित कर दिया। अभी नेपाल के लिए लोकतंत्र नया है, इसलिए वहां लोकतंत्र का आधार बनाने की चुनौती खड़ी हुई है। ठीक है, अब 2014 में भी इसके लोकतंत्र के नए रूप आए हैं, नए संशोधन हुए हैं। ठीक है, जैसे कि 1990 के बाद एक लोकतंत्र देश बन गया था, उससे पहले राजतंत्र था, पर लेकिन 2002-2003 के अंतर्गत फिर से राजतंत्र बना। 2006 में फिर वो आंदोलन, सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, राजा ज्ञानेंद्र थे जो इन्होंने ये ऐसे चीज किया था, मैंने आपको प्रॉपर कहानी के रूप में आपको बताया हुआ है, कब कहाँ कैसे सभी चीजें मैंने आपको डिस्कस की हैं पिछले चैप्टरों में। विस्तार की चुनौती, द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, जिन देशों में लोकतंत्र वर्षों से मौजूद है वहां लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र के विस्तार का मतलब होता है कि देश के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था तक पहुंचाना। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती के कई उदाहरण जैसे कि स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक शक्ति प्रदान करना, संघ के हर इकाई को संघवाद के रूप प्रभाव में लाना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये आदि, ये सभी से इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र के विस्तार का एक और मतलब यह है कि फैसलों की संख्या कम से कम हो जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे हटकर लेना पड़े। आज भी हमारे देश में समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़े नहीं पाए हैं। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां भारत राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ये सभी चुनौतियां लोकतंत्र के विस्तार को चुनौती का उदाहरण है। ठीक है, जो मनमानी कर रहे हैं अपनी वो करते रहो। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना, स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर लोकतंत्र को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और संस्थानों को मजबूत करने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने से लोगों की लोकतंत्र से अपनी अपेक्षाओं के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। जन साधारण की लोकतंत्र से अपेक्षाएं अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की होती हैं। बिल्कुल सही बात है। 80 के दशक तक भारत में होने वाले चुनावों में बूथ लूटने और फर्जी मतदान की घटना आम बात हुआ करती थी उस समय। 90 के दशक में की शुरुआत में टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जिन्होंने राजनीतिक दलों में अनुशासन आया और बूथ लूटने की घटनाएं नगण्य हो गई। इससे चुनाव आयोग की काफी मजबूती मिली और इस पर लोगों की विश्वास बढ़ गया। ठीक है, अलग अलग देश लोकतंत्र के अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। किसी भी देश के समक्ष आने वाली एक खास चुनौती इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश लोकतांत्रिक विकास के किस चरण पर है। किसी खास चुनौती से निपटने के तरीके भी अलग अलग परिस्थितियों पर भिन्न हो सकते हैं। ये सभी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको इन चैप्टर को करवा रहा हूं उसी प्रकार से शुरू से और अब तक मैंने सभी चैप्टर आपको करवाए हैं प्रॉपर तरीके से। आपके दिमाग में संविधान इस तरीके से बढ़ चुका होगा, अभी तक आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर जो आज के इस कक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। अब समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद हैं, तानाशाही में असमानता मौजूद नहीं है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो ये तो गलत हो जाती है, ये भी गलत हो जाती है। लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद हैं, ये तो है। ठीक है, तो इसमें यही पता चलता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबों में रहती है? तो वह है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बांग्लादेश इज द राइट आंसर हो जाता है, ये आंकड़े बताते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन आपको देख लेना, डी, ए और बी दोनों। ठीक है, कौन कौन सा? अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है, वे चुनाव करते हैं, दल होते हैं और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बी, लोकतंत्र अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग है। तो दोनों ही राइट आंसर हो जाते हैं आपके। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? वो लोकतांत्रिक शासन है, तानाशाही शासन है, गैर लोकतांत्रिक शासन है? डी। अब जिस बच्चे ने क्लास ली वो लोकतांत्रिक शासन को कर देगा,
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निर्णय लेना और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? सरकार फैसले लेने से डरती है, गलत। सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है, ये भी गलत। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। एक लोकतंत्र सरकार त्वरित निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती, ये भी गलत है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल। और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, ये भी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? लोकतंत्र, तानाशाही, सभी गैर लोकतांत्रिक या राजशाही? तो तानाशाही इज द राइट आंसर। आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है, तानाशाही की है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के वितरण में संबंध में सत्य है? सत्य की बात है। अमीर और गरीब दोनों ही की आय बढ़ रही है, गलत है। अमीर और गरीब दोनों की आय घट रही है, भी गलत है। अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल। और गरीबों की आय घट रही है, ये सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको आंकड़ा प्रॉपर तरीके से बताया विद इमेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मूल्यों में किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता है, जातिगत आधारित समानता है, या आर्थिक समानता है? ए और बी। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से देशों में कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? वो की बेल्जियम है, ठीक है। ये थोड़ा नया अलग सा क्वेश्चन पर, लेकिन होना चाहिए आपके दिमाग में, पूछ भी सकता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आपके सामने, लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह इनमें से किसको बढ़ावा देती है? आर्थिक वृद्धि, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, या आर्थिक समानता, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ मेरी आज की क्लास मेरे भाइयों यहीं पर समाप्त होती है। सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, ठीक है। सभी मैंने जितने भी चैप्टर, जितनी भी अपने मेरी क्लासेस हुई हैं, सभी के साथ मैंने 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आपके विद क्लास के साथ दिए हैं। उन सभी को कर लेना और पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा आज या कल में, सभी चैप्टरों को लेकर के, ठीक है। तो सभी भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लेट गार्डेंगे पेपर के अंतर्गत, और जिस तरीके से मैंने मेहनत करवाई है आपसे, उसी प्रकार से मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम।